नमस्कार। सोचिए जरा क्या हो अगर गरीबी कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक बहुत सोची समझी साजिश हो। आज हम कर्मा नायक की किताब गरीब भारत का संविधान के इसी चौंकाने वाले विचार को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो हमारे पूरे सिस्टम को ही रीबूट करने की बात करता है। तो चलिए इस पूरी सोच की गहराई में उतरते हैं। किताब का जो पूरा सार है ना वो इसी एक लाइन में है। हमें भीख नहीं, अपना 10% नकद हक चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी सरकारी योजना या सब्सिडी की मांग नहीं है। नहीं, ये देश की कुल कमाई में सीधी 10% की हिस्सेदारी की मांग है। और यही वो आइडिया है जो इस पूरी बहस की नींव रखता है। इस पूरी पड़ताल में हम इन आइडियाज को एक एक करके समझेंगे। पहले देखेंगे कि लेखक के हिसाब से असल समस्या क्या है, फिर जानेंगे कि इसके पीछे उनका फलसफा क्या है, और आखिर में वो इसका क्या समाधान सुझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किताब कोई अचानक से नहीं आ गई है। लेखक के मुताबिक ये 14 साल की रिसर्च और उनकी पिछली 9 किताबों का निचोड़ है। मतलब ये एक ऐसे सिस्टम रीबूट का बुलावा है जिसकी जमीन काफी लंबे समय से तैयार की जा रही थी। लेखक का सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी दावा इस स्लाइड पर है। वो कहते हैं, सच तो ये है कि हम गरीब नहीं बल्कि लूटे हुए लोग हैं। सोचिए, इस एक शब्द से ही वो पूरी बहस का एंगल ही बदल देते हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि गरीबी कैसे दूर करें, बल्कि ये बन जाता है कि जो लूटा गया है उसे वापस कैसे लें। तो अगर ये एक लूट है तो फिर सवाल उठता है कि लुटेरा कौन है। बस यहीं पर लेखक एक बहुत शक्तिशाली और छिपी हुई ताकत का जिक्र करते हैं जो उनके हिसाब से पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखती है। लेखक इस लुटेरे को एक नाम भी देते हैं, पिंक सिंडिकेट। उनके मुताबिक ये कोई एक देश या सरकार नहीं है बल्कि एक ग्लोबल ताकत है। एक ऐसी ताकत जिसने कानून, न्याय और अर्थव्यवस्था का एक ऐसा तिलिस्म, मतलब एक भ्रमजाल बनाया हुआ है जिसका असली मकसद दुनिया के सारे संसाधनों को अपने कब्जे में करना है। तो सवाल ये है कि ये सिंडिकेट काम कैसे करता है। लेखक के अनुसार इसके 3 मुख्य हथियार हैं। पहला, न्याय के सिस्टम पर पूरा कंट्रोल। दूसरा, आत्मनिर्भरता पर सीधा हमला, यानी खेती किसानी और पशुधन को धीरे धीरे खत्म कर देना। और तीसरा, मुफ्त की योजनाओं के जरिए लोगों के मन से अपना हक मांगने की भावना को ही खत्म कर देना, एक मानसिक गुलामी पैदा करना। लेखक इसे आर्थिक नरसंहार से कम कुछ नहीं मानते। अच्छा, इस सिंडिकेट के खिलाफ लेखक एक वैकल्पिक दर्शन, एक अलग ही फिलॉसफी सामने रखते हैं। और यही फिलॉसफी उनके सुझाए गए समाधान का नैतिक और वैज्ञानिक आधार बनती है। ये दर्शन कहलाता है BHAGN, यानी भागन। ये प्रकृति के 5 तत्वों का शॉर्ट फॉर्म है: भूमि, हवा, अग्नि, गगन और नीर। लेखक का तर्क ये है कि यही 5 तत्व असली और एकमात्र ईश्वर हैं। और यहीं पर ये फिलॉसफी अपना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेखक पूछते हैं कि जब प्रकृति, जैसे हवा है, सूरज की रोशनी है, ये अपने संसाधन बांटने में कोई भेदभाव नहीं करती, तो फिर इंसानों के बनाए सिस्टम में इतनी गैर बराबरी क्यों है। ये तर्क आर्थिक असमानता को अप्राकृतिक और इसीलिए नाजायज ठहराता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये फिलॉसफी एक ठोस आर्थिक समाधान में कैसे बदलती है। यहीं पर वो 10% नकद हक वाला आइडिया सामने आता है। इस आइडिया को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। GDP एक माँ है। उनका कहना है कि जैसे एक बच्चे का अपनी माँ के दूध पर जन्म से अधिकार होता है, ठीक वैसे ही देश के हर नागरिक का देश की कुल आय यानी GDP पर जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, ये इसे खैरात नहीं बल्कि एक अधिकार के तौर पर पेश करता है। ये टेबल जो है, ये 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखाती है। एक तरफ है भीख की व्यवस्था जो नागरिक को प्रजा बनाकर मानसिक गुलामी में रखती है, और दूसरी तरफ है हक की व्यवस्था जो नागरिक को देश का शेयर होल्डर और शासक बनाकर एक सम्मान की जिंदगी देती है। तो फर्क सिर्फ पैसे का नहीं है, फर्क सम्मान और अधिकार का है। इसी बात को लेखक तृप्ति के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सैटिस्फैक्शन से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हक से मिला एक दाना भी भीख में मिले 56 भोग से कहीं ज्यादा संतुष्टि देता है, क्योंकि असली कीमत दौलत की नहीं, सम्मान की होती है। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि लेखक इसके लिए एक पूरा रोड मैप सामने रखते हैं, जिसे वो एक महान उलगुलान या कह लीजिए एक महान विद्रोह का नाम देते हैं।
इस स्लाइड में लेखक की पूरी योजना की टाइमलाइन दिख रही है। ये 2012 में रिसर्च से शुरू होती है, फिर किताबों के छपने से आगे बढ़ती है और 26 जनवरी 2026 को एक साथ अहिंसक तरीके से संवैधानिक मांग उठाने के लिए एक खास तारीख पर आकर खत्म होती है। लेखक के लिए इस सिस्टम रीबूट के 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला है मानसिक गुलामी से आज़ादी, दूसरा सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी असली पावर गांव के हाथ में, तीसरा खेती किसानी की तरफ वापसी और चौथा देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर मूल निवासियों का 90% मालिकाना हक। तो इस पूरी किताब से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए इसके जो मुख्य विचार हैं उनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो लेखक एक समस्या बताते हैं, एक सिंडिकेट जो देश की संपत्ति लूट रहा है और मानसिक गुलामी पैदा कर रहा है। और फिर वो एक समाधान देते हैं, जीडीपी पर 10% नकद हक जिसे जन्मसिद्ध अधिकार के तौर पर मांगा जाए, ताकि नागरिकों को उनका सम्मान और असली ताकत वापस मिल सके। आखिर में ये किताब हम सबको एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी देश की दौलत आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल है या फिर इस पर हर नागरिक का जन्म से अधिकार है? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा।